नमस्कार बच्चों। तो कैसे हो? अच्छा, अच्छे ही हो। ठीक है भाई, चलो तो स्टार्ट करेंगे आज से हम 11th की फिजिक्स। हाँ, 11th की फिजिक्स 0 चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 से लगाकर लास्ट चैप्टर तक हम पढ़ेंगे। हाँ, पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल यानी ये लिख दिया मैंने, फिजिकल यानी भौतिक, वर्ल्ड वर्ल्ड यानी दुनिया। बोले यार वर्ल्ड है, पूरा संसार ही होगा ये तो हाँ ऐसा ही समझे, ये पूरा संसार ही है। फिजिकल वर्ल्ड यानी क्या? जो भी चीजें दिखाई दे रही है तुमको, जो भी नजर आ रहा है, सारा फिजिकल वर्ल्ड में आता है। क्या समझे? सारा का सारा फिजिकल वर्ल्ड में आता है। ये कुर्सी, ये टेबल, ये रेनबो, ये टाइड्स, ये दिन रात का होना, सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड में। सब कुछ नेचुरल फिनोमिना है भैया, सब कुछ नेचुरल फिनोमिना है और सब कुछ इस फिजिकल वर्ल्ड में है। तो फिजिकल वर्ल्ड सीधी सीधी भाषा में अगर बोले तो क्या है? पूरी दुनिया है, ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स कितना बड़ा है? 10 to the power 26 मीटर डायामीटर का है भैया। क्या है? 10 to the power 26 मीटर डायामीटर का पूरा यूनिवर्स है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसको अभी तक ऑब्जर्व किया जा चुका है, खोजा जा चुका है, वो यूनिवर्स इतना है। और सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट 10 to the power -14 मीटर न्यूक्लियस। तुम्हारा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बराबर, यानी एटम, एटम के अंदर भी न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, समझे? उसके बराबर। तो यहां से शुरू होता है तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड और यहां तक पहुंचता है। तो समझ जाओ फिजिकल वर्ल्ड कितना बड़ा है और कैसा है, और इसकी सबकी स्टडी फिजिक्स के अंदर करते हैं। इतना समझ में आ गया? अगर फिजिकल वर्ल्ड समझ में आ रहा है तो फिजिकल वर्ल्ड को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं मैं तो बताऊंगा कि ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी घटनाएं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना दिन रात भैया, सब फिजिकल वर्ल्ड। उदाहरण के लिए ये रेनबो बन रहा है, एक प्राकृतिक घटना है। क्या है? प्राकृतिक घटना है। पानी की बूंदें मिली, उन्होंने सूर्य की रोशनी के साथ में कुछ लफड़ा किया, रेनबो बना दिया। क्या ये एक नेचुरल फिनोमिना है। नेचर में, प्रकृति में एक घटना हो रही है और सारी प्रकार की घटनाएं, सभी प्रकार की घटनाएं, सब कुछ इस फिजिकल वर्ल्ड में होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड मीन्स एवरीथिंग। फिजिकल वर्ल्ड जान लिया, ठीक है? नहीं जाना, सच बताओ, नहीं जाना। फिजिकल वर्ल्ड की मेन चीज, मेन कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया। वो क्या है? देखो, मास और एनर्जी, मास और एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा। ये द्रव्यमान और ये ऊर्जा, यही तो मिलकर फिजिकल वर्ल्ड को बनाता है। नहीं बनाता क्या? ये मास, ये सारी चीजें काहे की बनी हुई है? द्रव्यमान की बनी हुई है। और ये एनर्जी जो इन सारे घटनाक्रमों को दिन भर चलाने का काम करता है। कौन करती है? ऊर्जा करती है। हाँ, सच में। तो ये ऊर्जा और ये मास, ये मिलकर फिजिकल वर्ल्ड के मेन क्या बोलते हैं अपन इसको, मेन इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट क्या है? इंग्रेडिएंट। जो जैसे सब्जी बनाते हो तो सब्जी में मसाला, दाल, पानी, तेल, नमक, ये सब होता है। ऐसे इस फिजिकल वर्ल्ड का इंग्रेडिएंट कौन है? मास और एनर्जी। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज, ये मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। समझे बाबू? ये मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। मतलब मसाले को दाल में और दाल को मसाले में बदला जा सकता है। वहां तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन यहाँ बदला जा सकता है। ठीक है? तो ये वो सब्जी है, ये फिजिकल वर्ल्ड वो सब्जी है जिसके इंग्रेडिएंट भी एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। यहां से हमने समझ लिया ये वो मास है जिससे चीज़ें बनी हुई है, थिंग्स, और ये वो एनर्जी है जो
कुछ एक नियमों के हिसाब से काम करती है, कुछ एक लॉस के हिसाब से काम करती है, और यही चीज़ें और यही नियम मिलाकर दिन रात जो प्राकृतिक घटनाक्रम होते हैं उनको गवर्न करते हैं, गवर्न करते हैं, चलाते हैं, संपादित करते हैं। वही थिंग्स और लॉस इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड को चलाते हैं। जितने भी नेचुरल फिनोमिना जो तुम देखते हो इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस दुनिया में, वो सारे थिंग्स और लॉस के मिक्सचर से बनते हैं, क्योंकि ये नियम गवर्न करते हैं इन चीज़ों को। जैसे एक इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम के नियम ने पानी की बूंदों और प्रकाश को गवर्न किया, कंट्रोल किया, क्या करा, संचालित किया, तो पानी की बूंदों से वो टकराया प्रकाश आके, और प्रकाश जब पानी की बूंदों से टकराया तो रेनबो बना। ठीक है, रेनबो बना। तो रेनबो का बनना एक प्राकृतिक घटना हो गई। क्या हो गई? प्राकृतिक घटना हो गई जो चीजों और नियमों के हिसाब से चलती है। ठीक है, इनकी स्टडी कैसे करोगे भाई? इनकी स्टडी करोगे साइंस में। साइंस यानी साइंटिया, साइंटिया शब्द से निकला हुआ है साइंस। साइंटिया शब्द से निकला हुआ है साइंस, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी जानो, पता लगाओ कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की खोज में निकलो साइंस का। लेकिन किस तरीके से, ये वो तरीका है। तो साइंस क्या हुआ? साइंस वो तरीका हुआ जो हमें ज्ञान को जानने के लिए इस्तेमाल करना है। बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीका भैया, है ना। तो साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रयास है। देखो, हमें कोई चीज़ जाननी है तो हमें पता नहीं होता है ना, कि सच में है या नहीं है। साइंस में ऐसा चलता है, सीधी सी बात है। साइंस में ऐसे ही चलता है, जो चीज़ खोजने निकले उसका आता पता ही नहीं है। तो सिर्फ प्रयास कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रयास। कैसा प्रयास? बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, नहीं तो भटक जाओगे। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। तो साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रयास है। किसको जानने का? नॉलेज को जानने का, ज्ञान को जानने का, नॉलेज, ज्ञान को जानने का। किस प्रकार के ज्ञान को? ये जो दिन रात प्राकृतिक घटनाएं तुम्हारे सामने हो रही है, ये तुम्हारा पेंटिंग बनाना, ये तुम्हारा खाना बनाना, ये तुम्हारा फर्श साफ करना, ये सब कुछ इसको सिस्टमेटिक तरीके से इस प्रोसेस को जान सकते हैं अपन। जैसे कैरम बोर्ड कैसे खेला जाता है? पहले बिल्कुल छोटे से नियम से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। उसको सिस्टमेटिक, उसकी एक एक मूव्स को जानेंगे, है ना। किसको जीतना होता है, क्वींस को जीतना होता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे कैरम के बारे में। तब पूरे तरीके से हम कैरम को सीख सकते हैं। ठीक है, पूरे तरीके से हम कैरम को सीख सकते हैं। लेकिन इसको सीखने के लिए हमें सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगी चीज़ें, है ना। उसी को हम साइंस कहते हैं। तो साइंस एक ऐसी मेथड है जिससे आप किसी भी प्रकार के ज्ञान को जान सकते हैं बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से, और इससे काफ़ी आसानी भी हो जाती है चीज़ों को समझने में। तो सिस्टमेटिक नॉलेज को हमने गेन कर लिया, तो इसका करेंगे क्या करेंगे इस नॉलेज को? इस नॉलेज से हम प्रिडिक्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रिडिक्ट। क्या करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे। क्या प्रिडिक्ट करेंगे? कि मान लो एक रेनबो बना है ना, उदाहरण के लिए रेनबो बन गया, है ना। अगली बार कब रेनबो बनेगा, कौन सी कंडीशन होना चाहिए कि रेनबो बन जाए, ये ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अगली बार रेनबो कब बनेगा। हमें पता चला कि बारिश के टाइम में रेनबो बनता है, तो अगली बारिश आएगी तब रेनबो बनेगा। ये हमने प्रिडिक्ट कर लिया ना, कर लिया है। हर 9 महीने बाद बारिश होती है 3 महीने के लिए, ये हमने ऑब्जर्व किया, हर साल ऑब्जर्व करते गए, फिर एक दिन प्रिडिक्ट कर लिया, नहीं 9 महीने बाद ही बारिश होती है ना। तो वो बारिश का सीज़न हुआ, तो ये हमने प्रिडिक्ट कर लिया। तो ऐसा हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अच्छा, प्रिडिक्ट कर लिए तो क्या कर पाएंगे? इस प्रिडिक्शन से हम कंट्रोल कर पाएंगे, उस नेचुरल फिनोमिना को हम कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल कर पाएंगे मतलब
उसको अपने मतलब के लिए काम में ले लेंगे, सीधी सी बात है। रेनबो को बोल देंगे, ए रेनबो, मेरे घर में एक कांच का एक सिस्टम है, उसमें बन तू, है ना। कैसे? थोड़ा सा शावर लिया, पानी चालू किया, पानी की बूंदें गिरेंगी इधर की टाइप से, मैं एक लाइट का सोर्स लगा दूंगा, बल्ब, और बल्ब की लाइट गिरेगी पानी की बूंदों पे और मेरे को दिखेगा कि 42 डिग्री पे एक रेनबो बन रहा है। मेरी आंखों की साइज से 42 डिग्री पर एक रेनबो बन रहा है, आंखों के आधार से, है ना। तो हमें पता चल गया कि रेनबो मैंने घर पे बना लिया। अब मुझे बारिश का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जब मन करा तब बटन चालू करी, रेनबो दिखना चालू, बटन बंद करी, रेनबो दिखना बंद। तो ये हमने कर दिया कंट्रोल, एक बहुत ही बड़े फिनोमिना, एक प्रकृति के एक घटनाक्रम को मैंने घर के कबर्ड में रख दिया ला के। ये क्या हुआ? कंट्रोल हुआ, मैंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ये कंट्रोल कर सकते, और क्या कर सकते हो भाई कंट्रोल के साथ में? मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई, मॉडिफाई। प्रकृति में एक फीका रेनबो बनता था, ज़्यादा चमकदार नहीं दिखाई देता था, है, बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत सुनहरा सा रेनबो दिखे, है ना, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल कलर एकदम उठ के आए ऐसा दिखे। तो मैंने उस हिसाब से सेटिंग की, लाइट की, बारिश की बूंदों की, साइज़ की, इस पे डिपेंड करता था कि रेनबो कैसा बनेगा। और रेनबो ज़्यादा चमकदार बना तो इसका मतलब क्या हो? मैंने उसको मॉडिफाई कर लिया, कंट्रोल कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, किसको? नेचुरल फिनोमिना को। और क्या चाहिए? यही होती है साइंस। क्या होती है? साइंस। चीज़ यहाँ बोर्ड पे मैंने लिख दी, साइंटिफिक मेथड। अरे साइंटिफिक मेथड क्या हुई भैया? साइंस के द्वारा चीज़ों को हम जानना चाहते हैं, लेकिन एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा भैया। साइंस में तुमको अगर चीज़ों को साइंस के द्वारा जानना है ना, तो एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस होगी साइंटिफिक प्रोसेस। उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन यानी प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही है उनको देखो। क्या करो? देखो, समझो, देखो, समझो, देखो, समझो कि ये पल पृथ्वी पर ही क्यों गिरता है, वापस नीचे ही क्यों गिरता है, वो राइट साइड में क्यों नहीं जाता, ऊपर क्यों नहीं चला जाता। ये देखा, कई दिनों तक देखते रहे, फिर समझ में आया कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो उस पल को खींचती है। अब पृथ्वी के पास ऐसी चीज़ क्या है? तो उसके पास उसका द्रव्यमान है, उसका मास है, जिसके कारण एप्पल के मास को वो नीचे खींचती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखने से स्टार्ट किया हमने, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन के बाद में एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या? उसी एप्पल को बार बार गिरा के देखा, भाई ये ऊपर तो नहीं चला जाता। कभी छत पे चढ़ के गिराया, कभी बालकनी पे चढ़ के गिराया, कभी खंबे पे चढ़ के गिराया, बिजली के खंबे पे चढ़ के गिराया, कभी कहीं से फेंका तो कभी कहीं से फेंका। और एक्सपेरिमेंट में मैंने पाया, क्या पाया? कि हमेशा वैसे ही गिरता है, हमेशा वहीं गिरता है, हमेशा नीचे ही आता है, ना हाइट में जाता, ना साइड में जाता, ना ऊपर जाता, हमेशा नीचे ही आता है। तो ये हुआ मेरा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद में मैं करूँगा इसकी रीजनिंग दो प्रकार की हो सकती है, क्वालिटिव और क्वांटिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले क्वालिटिव रीजनिंग पहले क्या हुई? मैंने एक तुक्का मारने की कोशिश करी कि आखिर क्यों गिरता होगा एप्पल, हमेशा पृथ्वी पर नीचे ही क्यों गिरता है, आसमान में क्यों नहीं चले जाता, इस साइड या इस साइड क्यों नहीं चले जाता। तो मुझे पता चला कि पृथ्वी के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ होगी, या तो पृथ्वी के अंदर होगी या एप्पल के अंदर होगी, जो उसको पृथ्वी पर ही ले आता है। तो मैंने पाया कि हाँ यार, पृथ्वी के पास भी मास है, एप्पल के पास भी मास है, पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है, एप्पल के पास भी द्रव्यमान है। तो इनके द्रव्यमान जरूर न जरूर कहीं होंगे रिलेशन में, है ना। ऐसी रिलेशन में होंगे जिसके कारण ये हमेशा चिपकने की कोशिश करते हैं, है ना। ये देखा मैंने, फिर मैंने देखा कि यार पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए यूँ एप्पल नीचे आ जाता है।
तो पृथ्वी एप्पल के पास चले जाती, एप्पल का अगर द्रव्यमान ज़्यादा होता, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें, मास, है ना। फिर मैंने देखा कि अरे यार सूर्य, है ना, सूर्य में भी तो द्रव्यमान है, पृथ्वी से बड़ा है, वो एप्पल सूर्य के पास क्यों नहीं चला गया अगर मास की वजह से। फिर मेरे को पता चला कि एप्पल पृथ्वी से ज़्यादा पास है, पृथ्वी ज़्यादा ताकत लगा रही है, यानी दूरी बढ़ने के साथ में वो ताकत जिसके कारण एप्पल बार बार नीचे आ जाता है वो डिपेंड कर रही है किस पर, दूरी पर, कि एप्पल पृथ्वी से या सूर्य से कितनी दूरी पर है। इसलिए वो ज़्यादा दूर हो रहा है सूर्य यहाँ से, एप्पल को ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए उधर नहीं जाके नीचे पृथ्वी पर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो ये मैंने रीजनिंग लगाई। अच्छा, रीजनिंग लगाई, फिर मैंने क्वालिटिव रीजनिंग क्या करी, क्वालिटी रीजनिंग कि अगर मैं पृथ्वी को 1 मीटर पृथ्वी से, मतलब एप्पल को 1 मीटर ऊंचाई से फेंको तो क्या होगा, 2 मीटर ऊंचाई से फेंको तो क्या होगा, 3 मीटर ऊंचाई से फेंको तो क्या होगा, है ना। तो मैंने देखा एप्पल की गिरने की स्पीड बढ़ रही है, एप्पल की गिरने की स्पीड बढ़ रही है ना। ऐसे करके मैंने देखा ज़्यादा तेज़ी से एप्पल नीचे आ रहा है, लेकिन जो एप्पल को पृथ्वी को खींचने की जो क्षमता है ना, पृथ्वी की जो एप्पल को खींचने की क्षमता है वो दूरी बढ़ने के साथ घट रही है। यहाँ से मुझे ये पता चला, तो मुझे पता चला कि एप्पल को खींचने के लिए जो पृथ्वी बल लगा रही है वो ज़रूर न ज़रूर मास कमा दूरी पर डिपेंड करता होगा। दूरी यार जो एप्पल और ये एप्पल है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी और इनके बीच की दूरी आर मान ली, इसका मास m, पृथ्वी का मास m, तो पृथ्वी के एप्पल के ओके और मास पर और दूरी किसके, पृथ्वी और एप्पल के बीच की दूरी के पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितनी ताकत लगा कि पृथ्वी उसको खींच रही है। तो मैंने रीजनिंग करी, 2 गुना दूरी अगर ऊंचाई पे ले जाऊं तो क्या होगा, 3 गुना ऊंचाई पे ले जाऊं तो पृथ्वी कितने से, तो ये हुई क्वालिटिव। क्या हुई, क्वालिटिव। अब क्वांटिटिव क्या हुई, क्वांटिटिव क्या हुई कि अगर मैं पृथ्वी का मास बढ़ा दूं, दूरी बढ़ा दूं पृथ्वी से, या फिर एप्पल का मास बढ़ा दूं, एप्पल की जगह बड़ा पत्थर ले लूं, तो क्या होगा। तो ये क्वांटिटी निकाली, क्या निकाली, क्वांटिटी। तो मुझे पता चला कि अगर मैं दूरी 2 गुनी कर दूंगा तो एप्पल को खींचने की जो क्षमता है वो 4 गुने से कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पृथ्वी की क्षमता एप्पल को नीचे अपनी ओर खींचने की 4 गुना कम हो जाएगी। तो ये मैंने रीजनिंग लगाई। ये चलो, ये हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, रीजनिंग हो गई। अब हम अगला पढ़ेंगे क्या, रीजनिंग के बाद में मॉडलिंग। कौन सी, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है। अब मुझे ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, फार्मूला बनाना पड़ेगा जिससे मैं समझा पाऊँ, है ना। हर बार मैं एप्पल को गिरा गिरा के नहीं देखूंगा, हर बार मैं पत्थर को गिरा गिरा के नहीं देखूंगा। मुझे ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा कि मैं उसकी पुट करूँ वैल्यू और मेरे को पता चल जाए कि कितनी स्पीड से नीचे गिरेगा, पृथ्वी की क्षमता इसको इतनी ऊंचाई पर से नीचे खींचने की कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें पता चले। तो मैंने फार्मूला बनाया, ये बना दिया Gm1m2/r²। ये मैंने वो फार्मूला बना दिया जिससे पृथ्वी या एक मास दूसरे मास को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई, है ना। मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद में अगली स्टेप आती है वेरिफिकेशन, सॉरी प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या हुआ, है ना। अब इसी फार्मूले से मैंने पता लगाया Gm1m2/r² से मैंने पता लगाया कि मैं कितनी भारी चीज को कितनी ऊंचाई से फेंकूंगा और वो पृथ्वी पर इतनी स्पीड से नीचे गिरेगी और पृथ्वी को उसके खींचने की क्षमता इतनी होगी। ये मैं बार बार करके नहीं देखूंगा, ये मैंने फार्मूला द्वारा
निकाल लिया, तो इसी फार्मूले से मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि अगर उस एप्पल की जगह मैंने पत्थर ले लिया, उससे ज़्यादा उसका ले लिया, वजन का ले लिया, तो वो कैसे, मतलब कि उससे ज़्यादा द्रव्यमान का ले लिया, उससे कम दूरी रख ली, तो कितना तेजी से वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया। अब हर बार मेरे को एप्पल या पत्थर गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये करने के बाद में मैंने प्रिडिक्शन कर लिया। अब मेरे को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन या फिर उसका फाल्सिफिकेशन हो जाएगा, यानी चीज़ या तो वेरीफाई हो जाएगी, फार्मूला अगर सही साठ है ना, तो जो दैनिक जीवन में हमको महसूस हो रहा है कि ये इतनी स्पीड से गिर रहा है नीचे, वो फार्मूले द्वारा सही साठ निकल आएगी। क्या निकल आएगी? फार्मूले द्वारा। और वेरीफाई हो जाएगा फार्मूला। क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा कि भैया इतनी स्पीड से इस एप्पल को नीचे गिरना था और फार्मूले में भी उतना ही वैल्यू उसका निकला, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो वो फार्मूला तुम्हारा जो इतनी मेहनत से बनाया था वो फॉल्स हो जाएगा। ऐसे जो होता है साइंस में, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। और वो फॉल्स हो गया तो फिर से वही से स्टार्ट करो, ऑब्जर्वेशन, है ना, एक्सपेरिमेंट, है ना, फिर रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, है ना, ये सब कुछ करो, फिर वापस वेरिफिकेशन पे आओ, प्रेडिक्शन पे आओ, है ना, फाल्सिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कि न्यूटन ने यह स्पीड निकाली थी 280 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी साउंड की 280 फीट पर सेकेंड, शायद ऐसा ही कुछ है ना। लेकिन बाद में पता चला कि सत्य में जो उसकी नापी गई लेबोरेटरी में, है ना, नापी गई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, तो पता चला कि वो 330 होती है सेकेंड, है ना। तो देखो कितना अंतर निकला, तो उसका फार्मूला फॉल्स हो गया, तो उसके फार्मूले को काट साइड से हो जा, है ना। ऐसे जो होता है, पूरी मेहनत बेकार जाती है, फाल्सिफिकेशन हो जाए तो ये साइंटिफिक मेथड थी, ये पूरी प्रोसेस थी।